चलिए सभी लोग गुड आफ्टरनून। आज हम टेस्ट सीरीज का जो टेस्ट सीरीज चल रहा था यहाँ पर उसका सेट 3 पार्ट है ये साइंस वाले के लिए, और ये सीटेड 6 to 8 क्लास वाला साइंस। इसमें कुछ पार्ट मैडम पेडागोगी कराई होगी और कुछ पार्ट हम जो कंटेंट वाला पार्ट है वो आपको हम आज टेस्ट सीरीज 3। ये जितने क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। किस ईयर का है ध्यान नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए 1 by 1 हम चलेंगे, स्पेशली फॉर सीटेट और 6 to 8। ये मैक्सिमम क्वेश्चन प्राइमरी के लिए भी यूजफुल है, लेकिन मुख्य रूप से 6 to 8 का ही टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। और जो यहाँ टेस्ट 3 में भाग लिए हुए थे वो सेट 3 का पार्ट है ये। फिर उसके बाद 1 2 मैंने करवा चुका हूँ ऑलरेडी क्लास में भी, और मैं 3 4 आगे बढ़ते चलूंगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जब हम 4 अंकों की अधिकतम संख्या में 1 जोड़ते हैं, पहले हमको 4 अंकों की बड़ी, अधिकतम मतलब सबसे बड़ी, बड़ी में भी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो 4 अंक का बड़ी संख्या कौन होगा पहले देखें, 999। अगर 2 संख्या पूछे तो क्या होता है 99, है ना। तो उसी तरह 4 अंकों की संख्या क्या है, बड़ी संख्या ये, और उसमें करा 1 जोड़ दे रहे हैं, क्या आएगा बताइए, 910। फिर 1 हो जाए, ये भी 0, फिर ये भी 0, फिर ये भी 9 1 10। ये क्या बन गया। अब इसमें पूछ रहा है ये जो संख्या आया ये हुआ क्या। अब ये देखिए कह रहा है एक 4 अंकों की संख्या जिसका इकाई अंक 9, ये तो होगा नहीं। 5 अंकों की अधिकतम संख्या, 5 अंक में तो 5 को 9 होगा, ये भी नहीं होगा। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, 5 अंक है ना, 1 2 3 4 5। तो ये आपका सही उत्तर है। ये आसान क्वेश्चन है, इसको ज्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है ना। एक तीसरा चौथा दिया, एक 5 अंक की संख्या जिसका इकाई अंक है, इकाई अंक तो है ही नहीं है, तो ये इसी खत्म हो गया। तो ये भी समाप्त, ये भी समाप्त। तो ये आसान क्वेश्चन से शुरुआत की है, और 1 by 1 हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो कुछ बड़ा चीज नहीं था इसमें, केवल 4 अंकों की अधिकतम संख्या पता रहना चाहिए और 1 जोड़ के, जैसा क्वेश्चन का कभी कभी एक परीक्षा में घटाव वाला भी आया था कि इसमें से इतना घटा देते हैं, है ना। तो ठीक है, जैसा अपना क्वेश्चन है उसके हिसाब से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 42, ये बराबर क्वेश्चन आ रहा है, ये प्राइमरी में भी आ रहा है और 6 to 8 में भी बार बार आ रहा है। कक्षा 6 के विद्यार्थियों को पढ़ाते समय एक शिक्षक, यहां थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, शिक्षक स्पष्ट, चलिए कोई बात नहीं, स्पष्ट करता है कि ये कुछ समीकरण जैसा दिया हुआ है, लिखा हुआ है 6 + 4 = फिर इसमें कुछ नहीं किया, खाली इसको स्थान बदल दिया, 4 + 6 किया गया है। फिर 6 × माइनस, अब बराबर देखिए कैंसिल किया हुआ है, 4 - 6, स्थान चेंज कर रहे हैं, और 6 × 4, और फिर क्या किया, एक्सचेंज कर दिया है 4 × 6। कह रहा है कि वह किस गुण को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा है। इससे क्वेश्चन आपका एक हमेशा आएगा ही आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का थोड़ा हम थ्योरी भी हल्का सा आपको देने की कोशिश करते हैं। ये पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कौन सा गुण को पालन कर रहा है, संवर्ग गुण को कर रहा है, साहचर्य को कर रहा है, क्रम विनिमय को कर रहा है, या गुणात्मक प्रतिलोम को कर रहा है। तो गुणात्मक प्रतिलोम, संवर्ग, साहचर्य, पहले हम ये सब चीज जानेंगे। इसके हिसाब से जो आंसर हमारा आ रहा है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, केवल एक्सचेंज यानी सीरीज जो क्रम है उसको खाली बदल रहे हैं, यानी क्रम विनिमय। ये आपका आंसर तो डायरेक्ट लग गया, क्योंकि इसी से सेट है आपका ये, है ना। देखिए 6 + 4 = यानी कोई भी चीज a + b = b + a, है ना, या a × b × b × a, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ये नहीं होगा, a - b = b - a, ये होता ही नहीं है, इसीलिए यहां पे क्रॉस किया हुआ है ना। यानी घटाव, या जिसको बोलते हैं व्यवकलन, उसमें हम क्रम विनिमय का गुण नहीं पाया जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसमें क्रम विनिमय का गुण नहीं पाया जाता है,
क्रम विनिमय का गुण केवल पाया जाता है जोड़ में और गुणा में, यानी गुणन में। कभी भी आपको घटाव में नहीं मिलेगा, इसको हम व्यवकलन बोलते हैं, व्यवकलन। और इसमें क्रॉस करेंगे, एक भाग भी आता है, भाग में भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी हम दिखाते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका घटाव में किसे, अगर हम 5 में से 3 घटाएंगे अब फिर 3 - 5 करेंगे तो आ जाएगा समान, नहीं ना होगा। इसमें समान होना चाहिए कि एक्सचेंज करने के बाद, स्थान बदलने के बाद रिजल्ट पर, परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, तब वो क्रम विनिमय में गुण में आएगा। जोड़ में आ जाएगा, गुणा में। अगर हम करते हैं 2 + 5 = 5 + 2, कोई अंतर नहीं पड़ रहा, ये भी 7 आ रहा है, ये भी 7 आ रहा है। अगर गुना की बात करते हैं 3 × 4 और 4 × 3, कोई अंतर है, यानी गुना और जोड़ में काम कर रहा है। यानी कि जोड़ और गुणन में कैसा गुण पाया जाता है, क्रम विनिमय गुण पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन हो सकता है कि पूछ सकता है क्रम विनिमय, जोड़ एक है, क्रम विनिमय है ना, जोड़ एक है, गुणन है, एक क्रम विनिमय, उस तरह से पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखिए, क्रम विनिमय किसमें पाया जाता है, जोड़ और गुणन में, भाग में या घटाव में नहीं। पहले ये क्रम विनिमय में सिंबल एक्सचेंज ऑफ द लेटर या डिजिट जो भी कर सकते हैं, या लेटर है डिजिट ही कहीं याद से रहेगा, और उनका केवल स्थान बदल रहा है, लेकिन उसके स्थान बदलने पर उसके परिणाम में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। भाग में क्यों नहीं होगा, अगर हम 3/5 लिखते हैं, हम स्थान बदलते हैं 5 दोनों बराबर कहां है, नहीं ना, अगर बराबर नहीं है इसको तो नहीं है, यानी इसलिए करें भाग में ही पालन नहीं करेगा और घटाव में पालन नहीं करेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो क्रम विनिमय कंफर्म हो गया, क्योंकि ये यहां आपको जानबूझ के ये अपने आप दिया भी हुआ क्वेश्चन में, क्रॉस किया हुआ, यानी कि पालन कर रहा है, यानी फिर भी क्रम विनिमय का ही दिया हुआ क्वेश्चन है ये, क्योंकि आप सेटिंग उसी से किया हुआ, यहां लिख दिया, यहां बराबर नहीं दिया, जानबूझ के क्रॉस किया, यानी कि घटाव में क्रम विनिमय गुण नहीं पाया जाता है। ये कहने का मेरा पर्पस है। एक संबरक होता है, संबरक आप कह सकते हैं, संबरक के लिए कहा जाता है कि दो, संबरक का परिभाषा जाता है दो पूर्ण संख्या का, या कभी कभी बाकी कर सकते हैं, दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, योग एक पूर्ण संख्या होता है, ये इसका मेन परिभाषा है। तो संबरक सभी जगह योगफल का ही मेन मुख्य से है, योग का है, यानी संबरक में कहने का मतलब ये हुआ कि 2 + 3 = 5, और 2 भी एक पूर्ण संख्या है, 3 भी एक पूर्ण संख्या है, अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या ही मिलेगा। ये आपका संबरक का गुण, इसको बोलते हैं क्लोजर। ये हो गया आपका कम्युलेटिव गुण पाया था। एक साहचर्य होता है, साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएट, ये जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, A + B + C, ये इस तरह ब्रैकेट वाला चीज है ना, अगर इसको हम लिखें, B को आगे कर दें और +A + C, क्या अंतर पड़ता है, कोई अंतर नहीं, यानी कि साहचर्य भी आपका इस तरह चल सकता है, प्लस में आ जाएगा, गुना में भी आएगा, है ना। आप गुना करना चाहते हैं, A × और B × C है, और इसको हम B आगे करके और A × C करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी साहचर्य गुण में भी क्या पाया जाता है, साहचर्य भी पाया जाएगा किसमें, जोड़ में और गुना में, याद रखिएगा। क्रम विनिमय गुण भी पाया जाता है जोड़ और गुना में, घटाव में नहीं, भाग में नहीं। साहचर्य गुण भी पाया जाता है केवल जोड़ और गुना में, भाग में फिर उल्टा हो जाएगा, उसमें बराबर नहीं होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम होता है किसी भी संख्या का उल्टा कर देना, जिससे कोई कहेगा 5 का बताइए गुणात्मक क्या होगा, तो 1/5 होगा, यानी कि दोनों का गुणनफल, इसको अगर गुना करते हैं 5 × 5 = 1 आना चाहिए, है ना, तो वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। तो कोई पूछ दे कि 5 का या 8 का क्या होगा, उसका 1/8, या 1/8 का क्या होगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो हम समझते हैं साहचर्य गुण कोई खास नहीं। संबरक में कहा दो पूर्ण संख्या का योग हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है, जो मैंने एग्जाम्पल बताया। पूर्ण संख्या में ये भी करता है 3 + 0 भी हो सकता है ना, तो 3 दे सकते हैं। तो आप चूंकि 0 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 3 पूर्ण संख्या है, ये होल नंबर, ये 0 भी है, और नया जो रिजल्ट भी आ रहा है वो भी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो दो पूर्ण संख्या का योग करने पर एक पूर्ण संख्या आता है, ये किसका गुण है, संबरक। ये परिभाषा से क्वेश्चन आता है कभी कभी। क्रम विनिमय समझिएगा एक्सचेंज के लिए केवल जोड़ गुणन में, और साहचर्य गुण पाया जाएगा ये भी जोड़ गुणन में केवल, जो कि ब्रैकेट में रहता है, ठीक है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर बाकी फिर अपना आप रिवीजन करेंगे। ये सबसे आसान क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में कुछ दमी नहीं है। अभाज्य संख्या हम लोग बचपन में पहले पढ़ते थे, प्राइम नंबर, इसका 2-3 नाम है, प्राइम नंबर, इसको और एक हिंदी बोलते हैं रूढ़ संख्या, है ना। अभाज्य संख्या रुस गया जिसका, जो किसी से नहीं कटे, जैसे बोलते हैं ना केवल एक और सेल्फ से कटने वाला, ये पुराना परिभाषा है। लेकिन अभी हम लोग बोलते हैं जिसके केवल केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 ही फैक्टर, मतलब गुणनखंड, फैक्टर मींस गुणनखंड हो। हम लोग क्लास में खूब पढ़े हैं फैक्टर के बारे में, गुणनखंड हो, है ना, तो उसका अभाज्य। जैसे फैक्टर पता ही है कि अगर कोई पूछेगा 5 का फैक्टर क्या है, तो 1 और खुद 5 है। लेकिन कोई पूछे 6 का फैक्टर क्या है, तो 1 भी है, 2 भी है, और 3 भी है, और 6 भी है। और जो 6 को विभाजित कर दे, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाता है, 3 से कटता है, तो इसमें 4 गो फैक्टर हो गया। इसमें कितना फैक्टर होगा, 2 गो। तो मैंने कहा कि जिसमें केवल 2 ही फैक्टर हो वही क्या कहलाएगा, अभाज्य। जैसे आपका 2 में आएगा, 2 का फैक्टर क्या होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा, तो कुल कितना होगा, 3। 3 में कितना फैक्टर है, 1 और 3, इसमें भी 2। 5 में क्या है, 1 और 5, इसमें भी 2। तो जिसमें 2 फैक्टर, तो ये 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है। और जो भी अभाज्य संख्या होगा उसमें केवल क्या होगा, 2 ही फैक्टर होगा, एक 1 होगा, एक सेल्फ नंबर होगा, और स्वयं नंबर होगा। तो उस तरह की संख्या क्या कहेंगे, अभाज्य। अब चॉइस देख लीजिए, यहां पर 1 को खाली मतलब 1 आपका विषम संख्या है, यहां पर अभाज्य संख्या नहीं, स्टार्टिंग मेरा होगा तो 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या। बाकी कोई भी सम आपका अभाज्य संख्या नहीं होता, केवल 2 को के अलावा कोई दूसरा सम नहीं जो अभाज्य संख्या होगा, यह ध्यान रखना है। बाकी 9, 4 तो आपका ये अलग है, ये कंपोजिट। तो हम समझते हैं कि अभाज्य संख्या के बारे में सबको पता पहले से ही है, इसलिए ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे। चलिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है क्वेश्चन, शुरुआत में कंफ्यूजन होते हैं कुछ लोग, लेकिन पहले जब भी आप परीक्षा दें तो अपने आप को पहले कॉन्फिडेंस ले लें कि नहीं हम बना ही गए। और थोड़ा सा लगता है कि आपको कठिन लगेगा, तब क्वेश्चन को आगे बढ़ना चाहिए कि हम छोड़ के भी निकल सकते हैं। लेकिन ये देखिए क्वेश्चन व्युत्क्रम मतलब यहां थोड़ा सा बहुत लोग का उल्टा होता है। व्युत्क्रम मतलब बेटा जैसे अभी आपको पढ़ा है ना प्रतिलोम, उसी तरह का वही प्रतिलोम, मतलब यहां प्रतिलोम भी ले सकते हैं, रेसिप्रोकल, रिवर्स बोलते हैं, है ना। हम किसी भिन्न को, अगर कोई भिन्न है, स्वयं उससे गुना करके प्राप्त गुणनफल उसके व्युत्क्रम से भाग देते हैं तो इतना प्राप्त होता है। तो आप सिंपल कोई भिन्न मानते हैं, माना कि हमने कोई भिन्न मान लिए, x बटा वाई है, कहता है इसको स्वयं से गुना कर दिया, फिर इसी से गुना कर दिया गया, अब फिर कह रहा है कि गुणनफल बात करने पर उसके व्युत्क्रम, तो x बटा वाई का व्युत्क्रम क्या होगा, वाई बटा x होगा, है ना। कह रहा है कि उसके व्युत्क्रम से कर भाग देने के, यानी कि भाग देना है वाई बटा x से, उसके व्युत्क्रम जो भिन्न लिए हैं उसका व्युत्क्रम से यानी कि उल्टा से भाग देना है, तो बटा वाई बटा x। इसको सॉल्यूशन करेंगे, देखिए x स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, और ये x ऊपर चला जाएगा, और ये आ गया y। कहने का मतलब हो गया x क्यू बटा वाई क्यू। और इसका मान दिया हुआ है 27, ये 2 पूर्णांक 10 बटा 27 दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 64 बटा 27। ये तो आप कर ही लेंगे, है ना। अब आपका आ गया x वाई बटा, इसको करेंगे तो अंडर रूट चला जाएगा 3 वाला, है ना, 64 बटा 27, क्योंकि क्यू है आप इधर से कर सकते हैं, ये 4 निकल जाएगा और ये 3 निकल जाएगा, यानी 4/3। 4/3 चॉइस नहीं है, लेकिन आपको पूर्णांक मिल दिया हुआ, यहां आप देखिए 1/1/3, ये आंसर। तो ये आसान है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना था। हम किसी भिन्न को स्वयं से गुना करने पर, मैंने एक भिन्न मान लिया x बटा वाई, फिर उसी को मैंने फिर से गुना किया, फिर कहता है कि उसके व्युत्क्रम से भागा दीजिए, मैंने x बटा वाई का उल्टा किया व्युत्क्रम, ये आपका आ गया वाई बटा x, आप वाई से भागा दिया, बाकी कैलकुलेशन किया गया, x क्यों आ गया, फिर आपका 64 और 27 का घनमूल निकाल लिया, जिसके आधार पर आपका 4/3 आ गया। और बराबर पूर्णांक में फिर चॉइस के हिसाब से देखें तो 1/1/3 आ रहा है। चलिए, ये भी 44 भी आसानी है, थोड़ा सा हम तेजी से भी ले चलेंगे, क्वेश्चन बहुत है।
1.1 प्राप्त करने के लिए, ये प्रश्न मैं जो भी प्रश्न दिया हूं मैं क्वेश्चन बैंक से दे रहा हूं, कोई अपना मन से नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। कह रहा 1.1 प्राप्त करने के लिए 0.1 में किस संख्या जोड़ दिया जाए। तो बहुत सिंपल, आपको जब ये बोल रहा है कि इसमें ये दिया हुआ है प्लस हम x जोड़ेंगे तो घटेगा, सीधा सीधी है ना। x हम क्या करेंगे तो घटा करेंगे 1.1, अब माइनस क्या हो जाएगा, ये आप ऐसे कर दीजिए ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे से घटा दीजिए, घटाना में आसान रहेगा आपको। 9 ये 0 1.09, ये आसान, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। ये आसान क्वेश्चन था। चलिए इस पे हम समय नहीं लेंगे, जहां लगेगा कठिन वहां पर देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छा क्वेश्चन है। किसी बीजीय संक्रिया जो हमारा योग व्यवकलन है ना, व्यवकलन मतलब घटाव, यहां का सब्ट्रैक्शन और गुणन के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं, यहां के नहीं वर्ड लगा, ध्यान रखना, सत्य नहीं है। करा समान पदों को जोड़ा जाता, ये तो सत्य है। आम को आम से ही जोड़ेंगे, आम को इमली से नहीं जोड़ते हैं, याद रखिएगा। आप जब भी जोड़ते होंगे कि 2x प्लस 5x बराबर 7x होता है, याद कीजिएगा, है ना। अगर 2x और प्लस 5y रहेगा तो ये नहीं जुटेगा। यहां पे ये अलग पद है, ये अलग पद है, यहां ये समान पद, चूंकि यहां भी x है यहां भी x है तो जुड़ जाता था, तो ये तो आपका सही है, इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, समान पदों को जोड़ा जाता है। चलिए समान पदों, वही चीज घटाने का भी है। अगर आपको हम 5x माइनस 3x कहें तो आप लिख देंगे 2x होता है, लेकिन अगर हम कहें 5x माइनस 3y कहेंगे तो कहां से घटेगा, नहीं घटेगा, ये भी सेम चीज है। तो घटाव में करें समान पदों को घटाया जाता है, ये भी सही आंसर है। दोनों में समान पद रहेगा तभी घटेगा, असमान पद रहेगा तो नहीं घटेगा। फिर आता है योग और व्यवकलन में समान और समान पदों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जैसे वे हैं, ये गलत है। ऐसे क्यों छोड़ देंगे, समान रहेगा तो फिर आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। असमान में भले छोड़ सकते हैं, अगर मानते हैं 5x और माइनस 3y, इसको कहकर सोल्यूशन कर लिए, इसको कहां सोल्यूशन होगा, नहीं होगा, तब इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, असमान पद में छोड़ देंगे। लेकिन समान पद भी तो आपको करना ही पड़ेगा। आपका आंसर मुझे लग रहा है कि यही गलत है, तो आपका ही तो पूरा सत्य नहीं है, मतलब गलत है। एक और दिया है समान पदों को गुना किया जाता है, ठीक है। अगर हम 5x इंटू 3x करते हैं तो करते हैं ना 5 या 15x स्क्वायर गुना होता है, लेकिन अगर 5x इंटू 3y करेंगे तो कुछ नहीं, ये आगे गुना जरूर हो जाएगा 15 दूनी x/, लेकिन ये कंप्लीट नहीं रूप से। तो मेरे हिसाब से आंसर ये दिया, कहीं कहीं किस किताब में इसको भी आंसर दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से। लेकिन मेरे इससे दमदार आपका आंसर 3 ही होगा, क्योंकि यहां पर असमान पद को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन समान पदों में क्या करेंगे, घटाव ही करना ही पड़ेगा। उसका रिजल्ट तो आता है, समान पद में रिजल्ट आता है, अभी दिखाया ना 2x प्लस 5x करेंगे तो 7x तो आएगा, उसको ऐसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है, जैसे वह लिख रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन था, 3-4 में ज्यादा कंफ्यूजन था, फिर भी आप आंसर 3 दीजिए मेरे अनुसार। चलिए 46 के बाद चलते हैं 47। ये नंबरिंग है, आपको नंबरिंग से मत घबराएगा, ये नंबरिंग सेट से चल रहा है ना, ये सेट 3 का चल रहा है, जो हम क्लास में जो हमारा टेस्ट 3 चल रहा था उसके हिसाब से चल रहा है। लेकिन ये आया हुआ क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन है सब आया हुआ ही है। एक आया 47 हरी या हैरी, ये हमेशा आता है क्वेश्चन, एज वाला है और 5:7 दिया है। अब से 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या है, इसका 2-3 तरीके से, कुछ ट्रिक से बनाते हैं, कुछ शॉर्ट, आपको जैसे उचित लगता है। ये वाला है वर्तमान में, तो पहला हो गया 5x और ये हो गया हरी, अब बटा नीचे कौन है, हैरी, थोड़ा सा नाम में अंतर, हैरी, और ये है 7x। कहता है कितने वर्ष के बाद, 4 वर्ष बाद बोलेगा तो जोड़ देंगे, 4 वर्ष नीचे भी जुटेगा, 4 दोनों में जुटेगा, कितना हो जाता है 3/4। बस इसको सोल्यूशन करना है, इसे क्रॉस गुना करेंगे, इसे करेंगे या इधर की पहले कीजिए, अच्छा 7 x ये वाला कर रहे हैं, और 4 12, फिर है 4 20x और ये प्लस 4 16, ये इधर आएगा तो 21x माइनस 20x हो जाएगा, और इधर जाएगा 16 माइनस 12, ये हो जाएगा, ये x आ जाएगा और ये 16 में से 12 आ जाएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और x इक्वल टू कितना आ गया मेरा 4। अब x इक्वल टू 4 आ गया, क्वेश्चन पूछा है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ये है, यानी कि x में से गुना करेंगे, यानी ये 5x था ना अभी, तो 5x करेंगे तो क्या होगा 5 × 4, एक 20 आएगा,
और एक है 7x, तो 7 इंटू 4 7 चौके 28, यानी 20 और 28 वाला चॉइस होगा मेरा, 20 वाला और 28, ये नंबर 2। देखिए उल्टा नहीं करना है, जो हरी है तो हरी 5 वाला में यानी पहले 20 आएगा, है ना, और फिर हैरी है तो 28 आएगा 7x वाला, कहा 20 28 20 इसमें भी दिया हुआ, कंफ्यूजन नहीं करना है। तो पहले हरी था तो हरी वाला में 5 है, उसके हिसाब से हम लेंगे रिस्पॉन्डिंग, है ना, क्रमशः करें जो, तो 20 बरस और हैरी 28 बरस। चलिए ये भी एक तरीका है। कभी कभी कुछ लोग क्रॉस करके बनाते हैं, जैसे क्रॉस करके मतलब बताते हैं, कहने मतलब कि ऐसे क्रॉस करेंगे, ये मानते 5 इंटू 0.7 है और ये 3 इंटू 4 है, इसको क्रॉस गुना करेंगे, 4 पचे 20 सत्या 21 है ना, 21, तो 12 में से खड़े यानी कि 20 में से कितना गया, 21 में से 20 गया 1, है ना, 1 आ गया, और 1 आ गया तो क्या आएगा, तो यानी 1 पर, यानी 1 मतलब मेरा x आ गया, ये कहने मतलब याद रखिएगा, x पर मतलब 1 पर आ गया। अब बताइए क्या अंतर आ रहा है, बताइए, 27 अब 5 20, तो 1 पर 4 आप इसको लेकर चल सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं आप जैसा आप चाहे तो, यहां लिखा हुआ है 4 बस, देखिए 4 बस लिखा ना कि 4 बस बाद, यानी 1 पर सीधे कितना गया 4 वर्ष बाद वाला, तो बात वही हो गया फिर आपका। आप इसको है लॉन्ग मेथड, ये है थोड़ा शॉर्ट मेथड, है ना। 4 वर्ष बाद ये 4 लीजिए, वो नहीं, ये 4 लेना है, यानी 1 पर 1 मतलब 1 ही आ गया, जैसे आप 27 वहां भी किए थे तो यहां भी करने के बाद 1 ही आ गया, तो 1 पर 4, ये 4 वर्ष बाद वाला रहेगा। अब फिर एक का मान वर्तमान पूछा है, अगर यही पता 4 वर्ष बाद अनुपात क्या होगा तो इसमें गुना करते 4 से, तो आप ये भी तरीका अपना सकते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, इसको थोड़ा सा मैं इसको क्लीन करता हूं आपको समझाने के लिए, इसको दोबारा, ये तो आप मेथड समझ गए, थोड़ा सा जो टेक्निक है ट्रिक वाला, उसको मैं थोड़ा सा और इस पर क्वेश्चन बराबर आएगा, मेथड्स में दिक्कत नहीं है। मैंने ये कह रहा था, इसको थोड़ा सा वहां पर जगह नहीं था इसलिए मैंने कहा कि क्रॉस गुना करने के लिए 5 7 था, ये दिया हुआ है 3 और 4, ये हरी है, इसको फिर से लिख ले, हैरी है। मैंने कहा क्रॉस गुना कीजिए, कैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी तरह खाली 12 में होगा, 27 और ये 4 5 20, ये 1 आ गया, ये 1 आने के बाद कितने वर्ष बाद है इसको हम लेते हैं, है ना, इसको नहीं, ये बता कितने वर्ष बाद ले रहे हैं, तो 1 पर कितना चला गया 4, यानी 1 का मतलब x का मान आ गया 4, और आप 1 के हिसाब से हम मान रखते हैं 4 5 20 7 चौके 28, ये समय बचा देगा, आपको समय बचाने में मदद करेगा इस तरह का। बाकी x मान के भी बनाएंगे, गलत नहीं है, गलत वो भी सही है, लेकिन ये समय बचाने के लिए कि फास्ट कैसे बनता है उसके हिसाब से। तो आंसर मेरा कौन होगा, हरी, है ना, बाद वाला ध्यान रखना है। इस पर क्लास में और डिस्कस किया गया है, जो क्लास रेगुलर किए होंगे। चलिए 48, ये जो किसी 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई अंक से 4 अधिक है, यदि अंकों का योग उस संख्या का, ये क्या है, अच्छा छोटा हो गया, 1/7 यहां लिखा हुआ है, 1/7 है तो इकाई का स्थान का अंक है। इस प्रकार के प्रश्न को चॉइस से बनाइए, सबसे आसान रहता है ना। जैसे पहला चॉइस हम लेते हैं, कह रहा है कि इकाई का अंक मान 2 अंक है, तो चूंकि 2 अंक का बनाया गया इकाई है, कह रहा कि अगर इकाई का अंक 5 है ना, अगर हम चॉइस हिसाब से 5 लेते हैं, क्योंकि आपको चॉइस तो इकाई अंक ही दिया हुआ है तो 5, तो कह रहा है कि दहाई का कितना अंक है गुना है 4 अधिक है, यानी 9 होगा, यानी 95 संख्या बन जाएगा। तो क्या ही पता है 95 जो है उस संख्या का योग का कहता है 1+7 है, तो 95 के 1+7 कितना होगा, 9 5 13 कहां से आएगा, नहीं आएगा, गलत हो गया। अब देखिए हम 4 लेकर देखते हैं, अगर यहां पर 4 लेते हैं इकाई अंक और दहाई अंक कितना है 4 अधिक है, तो 4 4 8 यानी 84 हो गया, और 84 का हम करते हैं 1/7, लिखा हुआ संख्या का 1/7 कितना आएगा, ये 12। अब देखिए कह रहा कि ये जो आ रहा है 12, इस अंकों का योग क्या होना चाहिए, देखिए 8 प्लस यहां भी आ रहा है 12, यानी अंकों का योग, यानी 84 संख्या में जो अंक है 8 और 4 उसका योग 12 आ रहा है, और उसके संख्या का 1/7 करेंगे तो भी 12 आ रहा है, यानी मेरा आंसर कौन हो गया, डायरेक्ट 4 मैंने सेट कर गया, यानी इकाई अंक यदि 4 रहेगा तो मेरा सेट कर दे रहा। हम इसको चॉइस, इसको हम x बाई करके भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हम टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं,
है ना, उसमें वो लंबा प्रोसेस होगा, बनेगा वो भी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इकाई दहाई अंक का क्वेश्चन आता है तो चॉइस से बनाने में ज्यादा समय बचाएगा, आपका समय नहीं लेगा, है ना। तो आप इस तरीका से बनाइए, कुछ नहीं, फिर से बताते हैं आपको। क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, ध्यान से पढ़ना, इकाई अंक का चॉइस दिया हुआ, तो मेरे पास 2 अंक रहेगा, हमने पहला अंक डाला 4, फिर कह रहा है कि दहाई अंक जाए 4 से, इकाई अंक से 4 अधिक है तो कितना होगा, ये 4 है तो कह रहा है 4 और जुटना चाहिए, यानी 8 हो गया, ये 84 कर, इसका अंकों का योग कितना होगा, 12 होगा। अब कह रहा है कि अंकों का जो योग होगा उस संख्या का 1/7 के बराबर होना चाहिए, तो संख्या मेरा 84 है और उसका 1/7 है, देखिए 12 भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी ये भी 12 ये भी 12 बराबर आ गया, इसका मतलब मेरा ये सही उत्तर है। बाकी आप किसी में करेंगे तो नहीं आएगा, आप करके देख सकते हैं 1 बार, जैसे मैंने एक 5 का करके देखा, ठीक है, तो इसको आप इसी टेक्निक से बनाइए। बाकी एक्स वाई करके भी बनता है, लेकिन वो आप उसमें समय व्यस्त मत करें। नेक्स्ट चलें, ये क्या है, यदि x रुपये में 30,000 का 15% वार्षिक है, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, तो 2x + 5 का मान क्या है, यानी साधारण ब्याज बोल रहा है। तो आपको पता है एसआई बराबर सिंपल इंटरेस्ट है ना, PRT बोलते हैं बटा 100, PRT का मतलब क्या हुआ, एक मूलधन है ना, प्रिंसिपल, फिर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट दर गुना समय अब बटा 100। ये जनरली सब लोग फॉर्मूला पता है कि ये कितना आता है, देखते हैं इसको। मूलधन आपको दिया हुआ 30,000 गुना दर है 15% और वर्ष कितना दिया हुआ 3 बटा 100, कैंसिल कीजिए, आपका आ जाएगा 3 3 9 15 में 135, देखिए इतना आना चाहिए, है ना, इतना आ जाएगा। ये क्या आ गया आपका, ऐसा ही आएगा, तो कह रहा है 2x + 1 का मान, ये मान थे, ये x का मान, यानी x मेरा आ गया 13,500, ये ब्याज आ गया। अब कह रहा है 2x + का यानी कि आपका मान पूरा, तो 2x में जोड़ रख दीजिए 500, तो 13,500 का डबल करेंगे, 2x × 13,500 और प्लस 50, तो ये ऐसे होगा 13 दूनी 26, 27 ऐसी हो जाएगा आपका, और प्लस 50 और जुटेगा 50 है ये, है ना, तो मेरा आंसर आ जाएगा 27,050 आएगा, 27,050, ये वाला आंसर। ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा एक्स देने पर कंफ्यूजन हो गया, लेकिन ये साधारण ब्याज निकालना था और उसके बाद फिर इसमें मान खाली पुट करना था। तो मैंने कुछ नहीं किया, साधारण ब्याज होता है मूलधन दर, मूलधन गुना समय गुना दर गुना समय बोले बटा 100, मैंने कुछ रख दिया, केवल मान एक्स का मान आ गया, अब फिर इसको मैंने सीधे पुट कर दिया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आसान है। ये थोड़ा सा शुरू में कंफ्यूजन था, लेकिन ये भी देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस तरह का प्रश्न, अलजेब्रा का जो क्वेश्चन रहता है उसमें कोशिश कीजिएगा कि कुछ कॉमन निकालें, कुछ फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है, a+b हो या a² - b², किसी फॉर्मूला पर बेस्ड हो जाता है, उसको ध्यान देकर लेके चलना है। जैसे ये क्वेश्चन जो आपको दिया यहां पर देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ 4x² - 12x + 9 और इंटू दिया हुआ है ax² + bx, और इसमें से कह रहा है कौन आपका बराबर है, तो जरूर कुछ न कुछ का फैक्टर टूटने वाला होगा। देखते हैं क्या आ सकता है। ये देखने से लग रहा है कि ये 2x का ये चरते 12 यानी कि a - b पर जा रहा है, ये 2x का स्क्वायर है -2 × 2x, और इसको 3 वाला ले लेते हैं, देखिए 3 के स्क्वायर आ जाइए, ये आपका सेट हो गया इस पर पूरा, है ना, और गुना इसमें हम खाली देख दोनों में x कॉमन है तो x ले लेते हैं, तो ये बच गया आपका ax + b, और नीचे भी दिया हुआ, देखिए ध्यान से देखिए, नीचे मैंने दिया, नीचे मैं बताता हूं क्या दिया हुआ था, 2x² - 3x दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला पर आ गया आपका 2x, ये a², 2 × ab, ये b², यानी 2x - 3 का स्क्वायर का क्या है ये होल क्यूब स्क्वायर, ये है ना, यही ना है,
ठीक है, 2x स्क्वायर, ए स्क्वायर ये 2x होगा, यानी कि आपको गलती डाटा में कहीं डालता गलत दिया हुआ है। भैया जी टाइपिंग मिस्टेक हुआ है क्या, चेक कीजिए इसको। यहां पर नीचे 2x माइनस 3 होना चाहिए था, देख लेते हैं, क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा। 2x स्क्वायर होगा ना, 2x माइनस 3, चलिए ठीक है, रह दीजिए, देखते हैं 2x माइनस 3 ये आएगा, और इंटू एक्स इंटू, फिर देखते हैं क्या आता है, चेक कर लेते हैं। ये बटा, यहां भी x कॉमन निकलेगा, देखिए है ना, तो क्या आएगा, ठीक है 2x माइनस 3, ठीक आ गया, ठीक है, सही है, नहीं गलत नहीं है, हमें लग मिस्टेक हुआ। चलिए बात, यहां EXS कट जाएगा, और देखिए क्या होगा यहां पर, अब ये वाला दो भाग है, 2x माइनस 3 दो पार्ट में है, तो इसको दो बार गुना कर देंगे 2 माइनस 3, और ये क्या बच गया, ax प्लस बी, केवल x चूंकि कट गया नीचे से, और नीचे क्या बचा हुआ है, एक बचा हुआ है 2x माइनस 3 केवल, तो एक इससे भी कट जाएगा, तो मेरा क्या बच गया 2x माइनस 3 और ax प्लस बी। देखिए तो है कोई चॉइस, 2x माइनस 3 और ax प्लस, यही आंसर है ना, ठीक है। हमें लगा कि यहां पे स्क्वायर नहीं आ रहा इसलिए, लेकिन x यहां कॉमन निकल गया, ठीक है, तो आपका सही है, ठीक है। तो 2x ये वाला फॉर्मूला बन गया 2x माइनस 3 के होल स्क्वायर, है ना। अब फिर मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया x, तो इसको x इससे कट गया, तो ये देखिए बस ये वाला सेम आ रहा, ये सेम आ रहा, ये दो को हो गया, तो मैंने एक को कैंसिल कर दिया, एक रहने दिया जो चॉइस में भी था, और ax प्लस बी था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, VVI, इसको VVI मानिए। थोड़ा सा कॉमन नहीं लेंगे तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगा, है ना, कॉमन लेके करना था, नीचे भी कॉमन, यहां पर भी कॉमन, आइए तो आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आपका सेट किया हुआ था। चलिए तो 50 के बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। ये और ये बराबर आ रहा है, ये आपका पिरामिड वाला, ये फलक एज शीर्ष हमेशा आता है, मैंने बार बार बताया, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था, एफ प्लस, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बराबर 2 होता है। ये हम याद रख लीजिए, बार बार फॉर्मूला है ना। अंग्रेजी में लिखते हैं एफ प्लस भी माइनस ई इजकल टू 2, है ना। फलक और शीर्ष को जोड़कर किनारा को घटा लेते हैं तो उसका मान हमेशा 2 आएगा। ये एकदम किसी भी पिरामिड, किसी भी जिसमें साइड रहता है, जिसमें फेस रहता है, जिसमें वर्टेक्स है, उस शीर्ष रहता है, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन क्या दिया है, षडभुज लिखा है, एक वर्ड लिखा है षडभुज। जब भी षडभुज बोला इसका मतलब है कि फलक इसमें कितना होगा, याद रखिएगा n प्लस 1 और 6 प्लस 1 इजकल टू 7, ये आएगा फलक। अगर n यहां पर साइड है ना, यानी जो भी साइड रहता है एक का, तो षडभुज में हम 6 रखे, ये षडभुज का, ये आपका षडभुज के कारण, है ना। और उसी तरह से करेंगे क्या, शीर्ष, शीर्ष कितना आएगा 2n, ये फॉर्मूला है 2n, तो 2 इंटू 6 इजकल टू कितना होगा 12। तो दो चीज निकल गया हमको, फलक और शीर्ष कितना आ गया, फलक आ गया 7 और शीर्ष आ गया, यानी फलक को क्या माना गया, देख लीजिए x माना गया, ये x का माना गया, और शीर्ष कितना माना गया है, z माना है, शीर्ष माना है z को, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। तो एक का मान 7, एक का मान 6, याद रखिएगा ये फॉर्मूला फलक निकालने के लिए अगर आपको दिया हुआ षडभुज तो n प्लस 1 कर लेंगे, ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइड पर डिपेंड करता है। और शीर्ष रहेगा तो 2n, 2 इंटू 6, ये मेरा निकल गया। अभी मैंने कहा किनारा कितना होगा, आप बताइए यहां किनारा कितना निकलेगा, यहीं से निकालते हैं, यानी 7 प्लस, अगर हम जोड़ देते हैं 7 प्लस 6 माइनस इसको हम किनारा मानते हैं बराबर 2 है, आगे उधर लीजिए, बाकी 7 हो 13 हो जाएगा, माइनस इधर 2 आ जाएगा, उधर किनारा चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा किनारा, ये भी 11 आ जाएगा ना, 11 देख लीजिए। नहीं ये आपका 6 कहां से आ गया, नहीं 12 होगा ना, सॉरी ये 12 है, फिर से मिटाते हैं इसको, एक मिनट मिस्टेक हो रहा है यहां पर लिखने में। चलिए आपका फलक आया है 7 आया है, ठीक है, और शीर्ष कितना आया है 12 आया है, सॉरी 12 है, अब माइनस किनारा,
12 आया था ना, ठीक है, 2 है ना। देखिए 7 ये आया है, अब 12, 6 नहीं 12 है ये आपका, ये है ये और ये। अब किनारा निकाले कितना है, किनारा उधर कर देते हैं, तो ये 12 7 19 हो जाएगा, 19 माइनस 12 है ना, 6 दूनी 12, कितना आ गया 2, किनारा कितना आ जाएगा 17। कुछ डाटा गलत आ रहा है इसमें भी, एक ये किनारा नहीं, ये शायद किनारा यही आएगा फॉर्मूला, यही गलती हो रहा है, कोई बात नहीं, होता है, किनारा आएगा। अगर किनारा देखते हैं, इसको अब मिटाते हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो रहा है, कभी कभी ध्यान नहीं आता है। कितना आता है किनारा को, पता शीर्ष निकालिए, इसमें शीर्ष निकालना पड़ेगा। फलक हो गया 7, देख लेते हैं, फलक हो गया 7 और शीर्ष आपका निकालना मान लेते हैं, अभी शीर्ष निकालना ही होगा, माइनस किनारा रहेगा, किनारा रहता 12, ठीक है, ये 12 इक्वल टू 2। ये फॉर्मूला पर सही है, फॉर्मूला में दिक्कत नहीं है, यहाँ लिखने में गलती हुआ है, ठीक है, यहाँ किनारा होना चाहिए था, किनारा और 2n शीर्ष निकालना होगा। तो 7 हो गया, ये शीर्ष, शीर्ष कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से शीर्ष आ जाएगा आपका 2 इधर कर देते हैं, सबको इधर कर दिए, प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 7 हो जाएगा, यानी 14 माइनस 7, 7 आएगा, ठीक है, शीर्ष आएगा 7, ठीक है, इसको सही कर लीजिए थोड़ा सा, यहां गलती हो गया था, कोई बात नहीं है। किनारा वाला फॉर्मूला नोट करेंगे, चलिए, ये किनारा बराबर 2n होता है, किनारा बराबर 2n, याद किनारा निकालेंगे 2n, गलती से लिखा गया, ये फॉर्मूला आपका सही है, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा बाय 2, मैंने फलक 7 आ ही गया 6 + 1 करके, और शीर्ष का मैंने निकालना था, किनारा मैंने 12 रख दिया यहां से, और फिर मैं शीर्ष निकाल लिया 7। अब मेरे पास आ गया, यानी कि किनारा कितना है, ये आपका किनारा माना गया था इसमें y, और z कितना आ गया मेरा, शीर्ष आ गया आपका 7। क्वेश्चन पूछ रहा है x y z को करता, कहता है x + y जोड़, यानी तीनों को जोड़ दीजिए, तो 7 + 12 + 7, अब बटा कितना है 2, है ना, और इसका स्क्वायर करना है, जोड़ी कितना आएगा, ये 7 से 14, ये 26 आ जाएगा, 26 बटा 2, इसका स्क्वायर है, ये हो गया 13, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या आएगा, 13 से आएगा 169, है चॉइस, हाँ है, ठीक है। चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान समझना है, कभी भी कुछ षड्भुज दिया जाए है ना, तो ध्यान में फलक निकालने के लिए n+1 यूज का करेंगे फॉर्मूला, और किनारा निकालने के लिए 2n करते हैं, सॉरी वहां पर गलती से हो गया था, शीर्ष का किनारा निकालेंगे 2n, अब बाकी शीर्ष हम यहां से निकाल लेंगे, इन दोनों के फॉर्मूला से, वहां से निकल गया। और फिर मैंने क्या किया, जैसा क्वेश्चन पूछा कि x + y z का मान रखिए, 7 + 12 + 7 बाई करके फिर 2 किया, बन की सोल्यूशन किए, जोड़ दिए 26, 13 का स्क्वायर आया 169। चलिए, ये क्वेश्चन को बराबर, ये भी आई, ये बराबर क्वेश्चन आ रहा है, इसको एकदम दिमाग में ज्यादा रख लीजिए, ये बराबर आ रहा है क्वेश्चन, रिपीट भी कर रहा है बार बार रिपीट, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। चलिए, ये क्वेश्चन थ्योरम से दिया है, एक त्रिभुज की रचना की जानी है जिसमें भुजाएं 2p - 1 और 2p + 1 सेंटीमीटर, अब 12 सेंटीमीटर है त्रिभुज, यहां त्रिभुज लिखिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। त्रिभुज की रचना के लिए p सदैव क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज है, अगर a है, b है, c है, हमेशा याद रखिएगा कोई भी दो भुजा को जोड़ने के बाद, और अगर a + b करते हैं ग्रेटर देन c होना चाहिए, कोई भी दो भुजा, अगर हम मानते हैं कि a + c जोड़ेंगे तो ग्रेटर देन 20 होना चाहिए, अगर b + c जोड़ते हैं तो ग्रेटर देन a होना चाहिए, यानी किसी भी दो भुजा का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अब आपका मान रखने के लिए कह रहा हूं, आपको दो दिया हुआ है 2p - 1 और 2p + 1, अगर हम त्रिभुज बनाते हैं इसको ऐसे करके, तो एक मानते हैं 2p - 1 है और एक मानते हैं 2p + 1 है, और एक दिया हुआ है 12, तो कह रहा p का मान क्या होगा, और p का मान ऐसा रखना है कि इन दोनों का योग इससे अधिक हो जाए, कह रहा 3 से अधिक होना चाहिए, 3 से अधिक मतलब 4 5 कुछ भी दे सकते हैं, तो हम यहां मान 4 देते हैं, तो 4 क्या होगा, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7,
यहां पे 4 दूनी 8, 1 9 आएगा, यहां पर 7 आएगा, तो 9 7 16, यानी कि 12 से क्या हो गया अधिक। तो बस आगे बढ़ने होते नहीं है, यही है मेरा आपका आंसर हो जाएगा। हम आगे कैलकुलेशन करने क्यों फंसने जाए, मेरा सीधे 3 से अधिक वाला अंक रख लिए, 4 रख के चले, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया, इसका मान आया 7, इस 7 वाला आ गया, यानी 7 हो गया। आई आ गया कितना रखे 4, 4 दूनी 8 1 9, 9 हो गया, तो 9 7 9 7 16, यानी कि तीसरा से क्या हो गया बड़ा। मैंने ही कहा कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, त्रिभुज का रूल है। तो उसके हिसाब से मेरा आंसर यही हो जाएगा। बाकी आप किसी में चेक करेंगे तो नहीं होगा, कुछ न कुछ अंतर आ जाएगा, यानी बड़ा होगा ही नहीं, छोटा ही हो जाएगा। चलिए, तो 52 का ये थ्योरम से, ये भी क्वेश्चन बार रिपीट कर रहा है। ये तो सबसे आसान है, ये प्राइमरी में भी क्वेश्चन पूछता है। ये समकोण मतलब 90 डिग्री सबको मालूम है ना, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो कितना होगा ये 4 3 12, ये आपका 4 पूर्णांक दिया हुआ है, 4 पूर्णांक 2/3 कर लीजिए, और यहां लिखा हुआ है समकोण। ये आसान क्वेश्चन है। ये 4 3 12 12 24, 12 दूनी 4 3 12 2 14/3, अब गुना 90 कर देंगे, कट जाएगा 14 420 है। चलिए, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54, ये पर देखिए, ये आपका थ्योरम दिया हुआ है, आयत वर्ग, जिसका मेरा क्लास किया उनको पता होगा आयत में क्या होता है, वर्ग में क्या, समचतुर्भुज में क्या। सुना, मैं डिटेल पढ़ाया हूं, अभी एक चीज बताना संभव नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, वर्ग और समचतुर्भुज में ही विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे पर लंब होते हैं। आंसर ये डायरेक्ट, बाकी आयत में तो होता ही नहीं है ना, और समानांतर में होता ही नहीं है। तो आपका आंसर होगा इस हिसाब से 2 ही, यानी कि विकर्ण परस्पर लंब मतलब ये हुआ, जैसे मान लेते कोई वर्ग है, हम वर्ग ही पे बनाते हैं, एक विकर्ण इधर गया, एक विकर्ण यहां पर 90 डिग्री बनेगा, यहां पर 90 डिग्री बनेगा, ये विकर्ण से लंब होता है, ये करने के बाद 90 डिग्री, है ना। यही चीज आपको समचतुर्भुज मिलेगा। तो ये आंसर मेरे हिसाब से सही। इस पर जहाँ थ्योरी का डिटेल हम दिए हुए हैं, डिटेल से जो रेगुलर क्लास किए होंगे लिखाया भी गया होगा। ये देखिए, किसमें सममिति रेखा नहीं है, ये तो मैं कितने बार बताया हूं। समांतर, ये डायरेक्ट आंसर समांतर चतुष्फलक में इसको हमेशा 0 होता है। इसमें एक और विषम बाहु में, विषम बाहु त्रिभुज पूछेगा तो 0। इस भी पूरा क्लास कराया गया है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर ना हो, है ना, अलग अलग हो, उसमें भी 0। समद्विबाहु में एक ही आएगा, जैसे कोई ऐसे जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, ऐसी होगा, बाकी तो कुछ होगा नहीं। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज पतंग, पतंग जैसे बनाते हैं, है ना, अब ऐसे करके यहां से कटेगा। अब वृत्त में तो इसमें भी एक होगा, और इसमें अनंत होता है, इन्फिनाइट, है ना। वृत्त में तो कोई वृत्त करेंगे, सेंटर से गुजरेगा, है ना, ढेर सारा हो जाएगा, तो अनंत। उस हिसाब से मेरा आंसर ये बताया हुआ, समानांतर त्रिभुज, सममिति रेखा, सिमेट्रिकल लाइन, ये ऑलरेडी क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो इस पर ज्यादा नहीं लेंगे, चर्चा करेंगे। यदि 2 घनों का आयतन, ये देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रविधि का, इसमें आपका फॉर्मूला जरूर याद रखना। मैं बार बार कहता हूं कि फॉर्मूला कुछ कुछ का याद रखिए। 2 घनों के आयतनों का अनुपात 27:64 है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्या होता है, क्यू। आयतन, हमेशा आयतन कैसे भी एल क्यू बोलते हैं या ए क्यू लिखते हैं, जो भी लिखना है लिखिए अगर ये मानते हैं। और क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है। जब तक फॉर्मूला नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसमें फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये होता है 6 इंटू भुजा में 2 ही रहेगा डायमेंशन का, 6a², 6 होता है इसका फलक घन में, तो इस हिसाब से इसको किया गया है। अब देखिए कह रहा है 2 घनों को आयतन दिया, यानी एक ये मानते हैं 2 घन है, जैसे एक घन है ना, एक और घन बनाते हैं, 2 घन है, तो एक A है एक B है, कह रहा इसका आयतन बता रहे हैं, तो A/B, है ना। घन का क्यू ये होगा, क्यू आयतन ये होगा, और ये आयतन, इसका अनुपात दिया हुआ है 27/64। तो A/B बड़ा क्या होगा, ये अंडर रूट क्या हो जाएगा 27/64, और ये हो जाएगा क्यू में जाएगा, तो निकल जाएगा कितना,
ये अगर 3 आई हो गया 4, यानी a बटा b का मान आ गया 3/4। क्वेश्चन पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मेरे पास क्या है 6/2a का, तो 6a² आएगा 6ba², ये तो कट ही जाएगा, बराबर दिए कितना आएगा तो बताइए 3 के स्क्वायर और एक 4 का b है ना, 4 का स्क्वायर, 3 3 9 और 4 4 16, ये आएगा, और 9:16 ये आएगा आंसर। तो ये आसान है, ये भी आसान, लेकिन बिना फॉर्मूला का नहीं, फॉर्मूला रहेगा तभी बनेगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फॉर्मूला रहेगा तो बन जाएगा, कुछ नहीं किए हैं। घन का आयतन मैंने निकाला, भुजा का क्यू, घन का पृष्ठीय क्षेत्र निकाला 6 × a², ठीक है। और फिर मैंने यहां पुट किया है, क्योंकि दोनों का अनुपात दिया हुआ है, AQ और BQ का 27 है ये बटा 64 दिया हुआ है। फिर मैंने घन में अंडर रूट मार दिया उधर से, क्यूब रूट, और 3/4 a बटा 3/4। चलिए ये आसान क्वेश्चन है। फिर मैंने यहाँ क्षेत्रफल पुट किया, 6 कट ही जाएगा क्योंकि रेशियो था, खाली a² बटा b², फिर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर किया, आपका आ गया 9:16। चले ये क्वेश्चन क्या है, 18 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक आयत है, ये नहीं होगा, आयत की क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्र बराबर, यानी एक आयत है, उसकी लंबाई दिया हुआ 18 और एक वर्ग दिया हुआ है जिसका भुजा दिया हुआ है 12, और इसका दोनों का क्षेत्रफल बराबर कर दिया है, इसका क्षेत्रफल दोनों क्या है बराबर है। तो पता है वर्ग है और ये आयत है, तो आयत है, ये तो 18 दिया तो ये भी 18 होगा, ये आपका नहीं दिया हुआ, यानी चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। तो आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं, अब बराबर इधर वर्ग का क्षेत्रफल जब करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन घुमाया ये। इसमें आपको चौड़ाई दिया नहीं गया, चौड़ाई निकालना पड़ेगा। तो आयत क्या लंबाई गुना चौड़ाई, तो 18 गुना b कर दिए, b में हम चौड़ाई मान लिए। अब वर्ग का भुजा का स्क्वायर पता है तो 12 के स्क्वायर कर देते, या तो 12 गुना 12 लिख देते हैं, भुजा स्क्वायर हो गया। तो b बराबर क्या हो गया मेरा 12 गुना 12, और नीचे 18 से क्या होगा भागा पड़ गया। आप 6 बाबा 6 3 18 कर दीजिए, 6 दूनी 12 हो गया। आप फिर कर दिए 3 चौके 12, यानी 4 दूनी कितना आ गया मेरा 8 आ जाएगा, यानी चौड़ाई बराबर मेरा क्या आ गया 8। ये आयत का चौड़ाई आयत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप पता है, फॉर्मूला भी कर सकते हैं, तो आप गुना भी कर, जैसे परिमाप तो जैसे से बाउंड्री गया है ना, हम लोग बच्चा में पढ़े हुए 2 × L + B परिमाप का जो है, ठीक है। चलिए पढ़े वही याद कीजिए। तो 2 रखिए इंटू L मेरा कितना था 18, आई B कितना है 12, तो 18 + 12 करेंगे केवल, है ना। 18 8 है ना, 18 नहीं, ये 8 लेंगे, हाँ ये चौड़ाई 8, ठीक है। ये 12 तो इसका भुजा का, ठीक 8 आया था ना 8, तो कितना आ गया 18 8 26, यानी कि 26 और 2 से गुना करेंगे 52 आना चाहिए, है 52, ठीक है। चलिए ये भी आसान क्वेश्चन है। क्षेत्रफल दोनों को खाली बराबर किया हुआ था, 18 दिया होता, b मैंने चौड़ाई मान लिया। आयत का क्षेत्र होता लंबाई गुना चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्र होता वर्ग का क्षेत्र होता भुजा इंटू भुजा, यानी भुजा स्क्वायर। मैंने b का मान निकाल लिया 8, फिर आयत का परिमाप 2 × L + B 18 रख दिया, प्लस b का मान 8 गया, कितना आ गया मेरा 26, और 26 दूनी 52, ये आएगा उतना सेंटीमीटर में आपका क्या आएगा परिमाप, यानी कि परिधि भी कर, जैसे वृत्त में परिधि बोलते हैं, यहाँ आयत में परिमाप बोलते हैं, है ना। सीमा बोलिए, कहीं कहीं सीमा लिखता है, कहीं कहीं। तो 57 के बाद 58 ये भी देखिए मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक समलंब का परिमाप 104 सेंटीमीटर है तथा उसकी प्रत्येक असमांतर भुजा, अब है कि समलंब का फिगर पहले कैसे बनेगा, तो समलंब में कहता है फिगर, आपको पहले क्या क्वेश्चन पूछा है, उसकी प्रत्येक असमानांतर, यानी इसमें एक समानांतर भुजा होता है और एक असमानांतर भुजा होता है। तो मानते हैं कि असमानांतर भुजा हम ऐसे दे देते हैं और ये वाला दे देते हैं, ये असमानांतर भुजा हो गया, है ना। उसका दिया 20, यानी ये 20 है, ये भी 20 है, क्योंकि ये है बराबर दिया हुआ है, और इसकी ऊंचाई दिया हुआ है यहां से कितना दिया हुआ है 16, ये 16 दिया हुआ सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या है ना, क्षेत्रफल क्या है पूछ रहा है।
आप परिमाप आपको दिया हुआ, पहले भी ध्यान रखिएगा, परिमाप आपको दिया हुआ है, तो परिमाप मतलब जैसे जैसे बाउंड्री है वही करते हैं हम लोग ना। तो मानते कि ये वाला भुजा ए है और ये वाला भुजा यहां से हम मानते हैं बी है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं, यानी समानांतर भुजा जो है ये ए है और बी है। हम अगर परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, सीधा सीधी कीजिए, हम यहां शुरू करते हैं, जैसे जैसे बाउंड्री लाइन जोड़ते हैं, कोई फॉर्मूला रखना नहीं है, 20 प्लस ए और फिर 20 और फिर बी, ये नहीं होगा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला है ना, पूरा चारों तरफ बाउंड्री लाइन। तो 20 ए फिर 20 आया फिर बी आया, कितना आया 20 20 40 प्लस ए प्लस बी। आपका परिमाप दिया हुआ देखिए 104 दिया हुआ है, बराबर आपका है 40 प्लस ए प्लस बी। तो ए प्लस बी कितना आ जाएगा, 104 माइनस 40 करेंगे कितना आएगा, घटाएंगे 4 घटेगा 4 आ जाएगा खुद, और 64 10 में 6 64 आ जाएगा, यानी 64 सेंटीमीटर। ये क्या आया, ए प्लस बी, यानी ये वाला पार्ट आया, ए और बी को जोड़ेंगे क्या आएगा ये। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो हमको पहले समलंब का क्षेत्रफल क्या पता होना चाहिए, क्षेत्रफल 1/2 गुना समानांतर भुजाओं का योग, फॉर्मूला पढ़िए, समानांतर भुजाओं का योग, भुजा का योग, और गुना ऊंचाई करते हैं, यानी एस से गुना होगा। तो देखिए 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग कितना है, डायरेक्ट 64 रख देंगे, और ऊंचाई दिया हुआ आपका कितना 16 दिया हुआ है, गुना करेंगे 8 से कट जाएगा, यानी 64 गुना 8 करेंगे कितना आएगा, देखिए तो 8 चौके 32 के 2, 8 चौके 32 के 2 और 6 48 और 3 51, 512। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये प्योर बेस्ड फार्मूला पर है। फार्मूला याद रहे, क्षेत्रफल हमको याद है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तभी बनेगा। अब परिमाप तो हम परिमाप के कोई फॉर्मूला नहीं है, परिमाप तो जैसे जैसे बाउंड्री गया कल उसको जोड़ा गया और कुछ नहीं किया गया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई दिया हुआ था 16, जिसका प्रयोग मैंने क्षेत्रफल निकालने में किया। अब बाकी आपका आंसर सामने है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 512। तो थोड़ा सा मेंसुरेशन में फॉर्मूला को एक दो बार देखें, रिवीजन करें तो ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो फिर बनाना मुश्किल हो जाएगा फिर ये। चलिए अगला लेते हैं क्वेश्चन। ये क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ों के माध्यक का एक अभिलाषणिक है, माध्यक, माध्यक मतलब मीडियन है ना, माध्यक मीडियन बोलते हैं, माध्यिका ही बोलते हैं इसको, कहीं कहीं देखिएगा माध्यिका, ये भी पढ़ा है आपका हम, है ना, मीन मीडियन मोड है ना, माध्य माध्यिका और बहुलक। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा आंकड़ों के संबंध में माध्यिका का गुण है, यानी कि अभिलक्षणी मतलब गुण उसका कौन है, कह रहा ये आंकड़ों के चरम आंकड़ों से प्रभावित होता है। माध्य ज्ञात करने का समय, माध्य तो नहीं, ये तो अलग चीज हो गया। माध्य होता है कि सभी भुजाओं का योग बटा कुल संख्या से भागा देते हैं, और मीडियन होता है कि नहीं, पहले उसको आरोही क्रम में चाहे अवरोही क्रम सजाकर और फिर उसको बीच वाला संख्या पकड़ते हैं। ये भी नहीं, ये फॉर्मूला दे रहा है कि माध्य प्लस वर्ग बाय 2 था, ये भी नहीं होता है। रहा कि पहला वाला कंफ्यूजन है और चौथा में कंफ्यूजन है, कह रहा एक बार कि प्रभावित नहीं होता है। अगर हम कोई कहें 5 7 6 7 11 और 12, इसमें से कोई आदमी कहे कौन सा इसमें आपका माध्यिका है, तो बीच में कौन आता है, देखिए पहले तो अवरोही क्रम में है, ही है, सही है, चलिए या आरोही क्रम में है, सॉरी आरोही क्रम में है, तो बीच में कौन आ रहा है 7, आंसर 7 हो गया, यानी मीडियन निकल गया 7। लेकिन यही क्वेश्चन में हम खाली ये करें 5 6 और यहां पर हम 7 रहने दें और यहां 19 और 30 भी कर देते हैं, तो क्या अंतर पड़ता है, फिर भी उत्तर मेरा क्या होगा 7 होगा। तो कहां लिख रहा है चरम अंकों से प्रभावित, यहां हम चरम अंक को बदल भी देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए मेरा आंसर 4 ही होगा। ये था आपका, और भी क्वेश्चन इसमें है, एक और क्वेश्चन होगा शायद, हाँ, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है, आंकड़ों के चरम अंक को प्रभावित नहीं करता। देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिया, 5 6 7 11 12, ये 7 आंसर आया मीडियन, क्योंकि बीच में आता है, खले आरोही क्रम सजा हुआ है। फिर मैंने
क्वेश्चन रहने दिया, अंक बदल दिया केवल आगे वाला, तो चरम सीमा को बदलने पर भी कोई अंतर, आंसर फिर भी मेरा 7 होगा। लेकिन मध्य में क्या होगा, सबको जोड़ेंगे, फिर आपको 5 से भागा देना पड़ेगा, फिर जोड़ेंगे, पर अंतर आ जाएगा दोनों में। इसलिए आपका हिसाब से आंसर कि चरम अंकों से कोई प्रभावित नहीं होता, आंसर यही दीजिए। एक इसका लास्ट क्वेश्चन है, किसी डिब्बे में 10 पर्चे रखी, ये हमेशा, ये आजकल हमेशा आ रहा है प्रवृत्ति का क्वेश्चन, प्रायिकता का। अब बहुत आसान रहता है, प्रायिकता तो पूरा डिटेल पढ़ना है इंटर में, या आप तो मैट्रिक में पढ़ाने लगेगा जाएगा, माने जा रहा है, लेकिन उसमें हम लोग जब तैयारी करते थे उसमें इंटर में प्रवृत्ति पढ़ना था। लेकिन आपको जो प्रवृत्ति क्वेश्चन आता है वो बहुत इजी आता है, ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सीधा सीधी करा, 10 पर्चियां रखी गई है, मैंने बताया तो याद रखिएगा। प्रवृत्ति का मतलब सीधे सीधा जो भी मांग करेगा, जो डिमांड करेगा उसको ऊपर रखेंगे, हमेशा नीचे कुल रखेंगे, है ना। जो आपको इच्छा मांग करेगा ऊपर अकुल, तो हमको कुल पर्ची कितना है, पहले 10 तो नीचे हो जाएगा, फिक्स हो गया, कुल पर्ची 10, जिस पर करा 1 से 10 तक लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखा हुआ नंबरिंग, है ना। करा कि एक पर्ची लिया है 10 को, उसमें 1 2 लिखा हुआ है, करा एक पर्ची पर एक संख्या लिखा हुआ है, इन्हें इस अच्छी प्रकार से मिला दिया, लॉटरी टाइप का खोल रहा है, और इस डिब्बे में बिना अंदर देखे, वही लॉटरी निकालते हैं ना, एक पर्ची निकाल देती है, कहता 6 से बड़ी संख्या प्राप्त कर, 6 नहीं, 6 को नहीं गिनना, 6 से बड़ी, तो कौन कौन है, 1 2 3 और 4, तो 6 से बड़ी कौन कौन है, या तो 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, 10, तो क्या गिना हुआ, 1 2 3 4, यही 4 को ऊपर रखना, यही मांग है, यही 4 में से अंक आएगा, तो ऊपर 4 रख देंगे, ये हो गया आपका 2/5। कितना आसान क्वेश्चन था, इस तरह का हमेशा आएगा। आपको कभी पासा वाला क्वेश्चन पूछता है कि एक पासा है फेंका गया, अब कहेगा उस पर आभास संख्या का प्रायिकता क्या होगा, कितना आसान होता है। तो पासा पे क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 भी होता है ना पासा, जो लूडो गेम खोलते हैं, खेलते हम लोग ना, तो 6। अब इसमें कर आभाज, आभाज कौन कौन है, 2 3 और 5, यही ना, तो कई को है, अगर इसमें निकालेंगे तो नीचे 6 हो जाएगा, और ऊपर कितना होगा, 1 गो 2 गो 1 3 गो, 3/2, यानी 1/2 होगा प्रायिकता। तो पासा में पूछेगा आभास संख्या का प्रायिकता क्या होगा, तो 1/2, जो आजकल क्वेश्चन में आने लगा है बराबर, पहले नहीं आता था, अब आने लगा है, तो कुछ नहीं, आभास संख्या जैसा रहेगा, गिन लिए 1 2 3, यही तो आभास संख्या, एक तो आभास संख्या होती नहीं है, तो 3/80, टोटल कितना 80, इस हिसाब से कर लेंगे। तो हम समझते हैं कि ये प्रीवियस का एक क्वेश्चन है, डेट मुझे कंफर्म, लेकिन जो भी मेरा सेट टेस्ट सीरीज में जो शामिल थे उनके लिए दिया गया स्पेशली, और जो अभी परीक्षा होने वाली है 21 जनवरी को, उसमें शायद आपका इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन इस पैटर्न पर, क्वेश्चन तो डायरेक्ट नहीं आएगा, इस पैटर्न का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए आपको। चलिए ठीक है, फिर हम अगला भी सेट देंगे कुछ समय के बाद, अगला वीडियो में जो बनेगा उसमें एक और सेट, जो आपको टेस्ट टोटल 12 सेट टेस्ट सीरीज हुआ है यहाँ पर, उसका हम एक एक टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन करते जाएंगे। अभी हम केवल कंटेंट कर रहे हैं, बाकी पेडागोगी वाला भी मैडम भी करेंगी, तो आपको दोनों मिल जाएगा, है ना। ठीक है, यहां तक छोड़ देते हैं, ओके, थैंक यू।